2024 की चुनावी बिसात बीत चुकी है। बेशक अभी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है, उसकी सरगर्मियां तेज हैं, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर सभी की निगाह है। लेकिन इस सब के बीच में आप विपक्षी एकता या विपक्ष के लामबंद होने की खबरों को भी लगातार देख सुन रहे हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और सभी को अब यह महसूस हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ यदि खड़े होना है तो एक मंच पर आना होगा। लेकिन इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, जिसके विषय में नीतीश कुमार भी हाल में कह रहे थे। किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एक चुनौती की तरह विपक्ष के इन तमाम दलों के सामने खड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की रणनीति फिलहाल क्या दिखाई पड़ रही है और क्या रणनीति होनी चाहिए। सुमित जी, सबसे अहम तो यही है कि अगर हम देश की राजनीति को अलग अलग हिस्सों में बांटें, खासतौर पर एक ऐसा दौर जब कांग्रेस कमजोर होती गई और क्षत्रप या क्षेत्रीय दल जो हैं वो ताकतवर होते चले गए, इसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनकी सियासत को देखें तो एक क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द है, लेकिन बाकी जगह पर अपनी दावेदारी कांग्रेस पेश करती आई है। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो सकता है? किस तरह के समीकरण या किस तरह के समझौते हो सकते हैं आपस में? देखिए, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये, और एक साल का वक्त बाकी है चुनाव होने में 2024 के। लेकिन जो कोशिशें इन दिनों दिखाई दे रही है ना प्रवीण, जैसे पिछले दिनों नीतीश कुमार बंगाल चले गए ममता बनर्जी से मिलने, फिर उसी दिन लखनऊ आ गए अखिलेश यादव से मिलने, तो नीतीश कुमार ने वो जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है। बार बार ये सवाल होता है कि मोदी के सामने कौन। हालांकि नीतीश कुमार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद कहते हैं, अपने आप ही कहते हैं कि मैं वो उम्मीदवार नहीं हूं, पर जो वो कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल इसी कोशिश की ओर इशारा कर रही है कि अगर राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, अगर राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कांग्रेसियों की तरफ से कि राहुल गांधी वो चेहरा हो सकते हैं, तो कम से कम उस पर अगर ममता बनर्जी, शरद पवार नहीं माने या ऐसे बड़े नेता नहीं माने, तो नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर विपक्षी लामबंदी हो सकती है। तो पहला मामला तो यही विपक्ष को पहला मामला यही विपक्ष को ये सुलझाना होगा, ये क्लियर करना होगा कि भाई वो राहुल गांधी नहीं है। अगर वो किसी का नाम प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करे, पर ये जरूर स्टैब्लिश कर दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के नाम की जिद नहीं की जाएगी। वो खड़गे का नाम हो सकता है, खड़गे सीनियर हैं, खड़गे दलित कम्युनिटी से आते हैं, खड़गे को एक बार शायद ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता मान भी जाएं, पर राहुल गांधी के नाम पर नहीं मानेंगे। तो पहला चेहरे के नाम पर एक क्लियर करना होगा कि राहुल गांधी इस रेस में नहीं है। इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, चुनाव भी लड़ सकते हैं जी। चुनाव की सांसदी चली गई है और उनको राहत नहीं मिलती, हाँ, हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती, तो इसका मतलब चुनाव भी लड़ पाएंगे। केसीआर का मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका ताजा बयान है। जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल बहुत दूर दूर दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे केसीआर भी कांग्रेस को लेकर हमेशा एक तरीके से एक दूरी बनाकर रखते थे, और उसकी बड़ी वजह जो है वो उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है, बशर्ते राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा न हो। अब ऐसे में 2024 की जब बात हो रही है, और क्योंकि स्पेकुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कोई चेहरा बदल सकती है? क्योंकि निश्चित तौर पर राहुल के बाद कोई चेहरा है तो वो प्रियंका का चेहरा दिखाई पड़ता है। आपके शो में खबरों के खिलाड़ी में हम लोगों ने बात भी की है प्रवीण, कि राहुल गांधी की सांसदी जाना, अगर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा बहाल नहीं होती है कोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है विपक्ष के लिए कि राहुल गांधी नाम का चेहरा रेस से अपने आप बाहर हो गया। और राहुल गांधी जी खोल के प्रचार कर सकते हैं, राहुल गांधी जी खोल के नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं और अपने आप को विक्टिम दिखा सकते हैं कि भाई मेरे साथ जाति की, मैंने तो सिर्फ नाम लिया था, मोदी सरनेम लिया था और मुझे उसका शिकार बना दिया गया। वो सिंपैथी जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक बात तो चेहरे की होगी, और केसीआर का ये बयान उसी ओर इशारा कर रहा है कि अगर हम किसी और का चेहरा आगे लेकर आते हैं तो हम सब तैयार हैं। ममता बनर्जी ने भी यही कहा जब वो नीतीश कुमार के साथ ज्वाइंट पीसी की थी, तो उन्होंने उनको कहा कि अपने को बिहार के अंदर एक विपक्षी दलों की सभा करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा प्रवीण, आपको याद होगा 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी का देहांत हो गया था, राजीव गांधी वो फोर्स के मामले में फंसे हुए थे, तब चौधरी देवीलाल ने ऐसी कोशिश की थी विपक्ष को लामबंद करने की। जब वीपी सिंह नाराज हो गए थे, अरुण सिंह नाराज हो गए थे, सोकोल राजीव गांधी के खास आदमी, और देवीलाल की उन्हीं कोशिशों के बाद वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर की कोशिश की थी। ऐसे ही 90 के दशक में एनटी रामाराव एक्टिव हुए थे जब वाजपेयी जी की सरकार बनी। एनटी रामाराव ने दक्षिण से कमान संभाली कि कांग्रेस के खिलाफ एक होना चाहिए, क्यों नरसिम्हा राव बने रहे, तो उसको वो पूरी कोशिश वहां से होती है। तो नीतीश कुमार अपने आप को उसी रोल में अब देख रहे हैं कि मैं कम से कम ग्लू के तौर पर सामने आ जाऊं, और जब कोई नहीं बनेगा तो मैं तो
तो उनकी क्रेडिबिलिटी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं जिसका एक सांसद नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अजीब लगता है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये सुमित जी इसलिए महत्वपूर्ण है, ममता बनर्जी बड़ा चेहरा है सांसदों के लिहाज से देखे पश्चिम बंगाल में, और अरविंद केजरीवाल खुद भी, और खैर उनकी पार्टी तो उनको प्रोजेक्ट करती रही, अभी हालात कुछ और हैं सीबीआई से पूछताछ के बाद में, या भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं या जिनको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, आपको क्यों लगता है कि शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव, इन सब के ऊपर नीतीश कुमार जो है वो एक कोई चेहरा या ग्लू का काम कर सकते हैं? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, पहली बात तो प्रशांत किशोर ने जो बात कही, प्रशांत किशोर के खुद के कितने विधायक सांसद है, वो कौन होते इस तरह की बयान करने वाले? वो अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं, पदयात्रा निकालने नीतीश कुमार होते तो शायद यही उनको जवाब देते। सच है, नीतीश कुमार का लोकसभा में सांसद नहीं है, पर यह भी सच है कि इस लोकसभा के नेताओं से नेता नहीं चुना जाना है, अगली लोकसभा का चुनाव होगा। और आज की तारीख में जो समीकरण दिख रहा है बिहार में, जो गेम नीतीश कुमार खेल रहे हैं, भूमिहारों को आगे लाने का, आनंद मोहन के नाम पर राजपूतों को लुभाने का, तेजस्वी के साथ दोबारा गठबंधन कर लेने का, यानी दलित मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, यादव मुस्लिम का, उसको अपने साथ लाने का, तो ये कॉम्बिनेशन एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि 40 में से 39 एनडीए की जीतेंगे अब अगली लोकसभा के लिए। तो बिहार में ये हो सकता है कि पासा बिल्कुल उल्टा हो जाए और बिहार के सबसे अधिक सांसद जो है वो महागठबंधन के जीत के आए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का दावा हो सकता है, उसमें मुझे गुरेज नहीं है। आपने और कुछ चीज पूछी थी इसके साथ? जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि ग्लू का काम जो है वो नीतीश कुमार जो करते दिखाई दे रहे हैं, और बाकी के जो बड़े चेहरे दिखाई देते हैं विपक्ष के, जिनमें ममता बनर्जी, ये क्यों नहीं हो सकते? मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए, एनालाइज, नो डाउट नीतीश कुमार की अपनी दावेदारी है, लेकिन ज्यादा मजबूत दावेदारी आपको किसकी लगती है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव ले लिया है, नीतीश कुमार ने पटना, और मुझे लगता है कांग्रेस की स्वीकृति, क्योंकि कांग्रेस किसके चेहरे पर एग्री होगी ये भी देखना होगा। सिर्फ अभी तो कांग्रेस के सामने शर्तें रख रहे हैं, कांग्रेस अपनी क्या शर्तें रखती है वो भी महत्व की बात रहने वाली है। कांग्रेस के लिए शरद पवार या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा एक्सेप्टेबल चेहरा नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ वो बिहार में सरकार आज भी चला रहे और चलाते भी आए। नीतीश कुमार के साथ उनका एक प्लस, सबसे बड़ी बात जो है नीतीश कुमार के साथ कि वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी कम्युनिटी, नीतीश कुमार भी 3-4 बार के सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे, नरेंद्र मोदी भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। नीतीश कुमार के ऊपर अपने दामन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद। सुशासन बाबू वाली इमेज जो है वो, नीतीश कुमार भी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम कराने के माहिर है। नरेंद्र मोदी के साथ भी बात थी कि भाई वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम कराते हैं, उनको एमएलए एमपी से उतना मतलब नहीं है। तो दोनों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उम्र देखिए, उम्र भी लगभग बराबरी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात सुमित जी कि हम अभी, और दोनों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जी 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 जी, परिवार, दोनों के पास परिवारवाद का कोई इल्जाम नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उनकी पत्नी या बेटा या परिवार है, तो सेम कोई नीतीश कुमार के साथ जाता है कि उनकी भी कोई परिवार का व्यक्ति पार्टी में नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, किसी को फायदा देते वो नहीं दिखाई पड़ते हैं अपने परिवार के सदस्य को। महत्वपूर्ण बात ये भी है सुमित जी कि हम अभी प्री कर्नाटक जो है ये सारी बातचीत कर रहे हैं, पोस्ट कर्नाटक और फिर पोस्ट राजस्थान, पोस्ट मध्य प्रदेश, पोस्ट, ये पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो अभी की कवायद और आगे की कवायद को आप अभी मिल रहे हैं, खरगे भी कह रहे हैं कि नहीं मेल मुलाकात जरूर, केजरीवाल तक को वो फोन लगा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो पहले की तैयारी और कांग्रेस की दावेदारी, यदि उनको अपेक्षित सफलता मिलती है, कोई सकारात्मक नतीजे उनके लिए आते हैं, तो पोस्ट इलेक्शन आपको लगता है कि वो दावेदारी बिल्कुल पलट जाएगी, उलट जाएगी? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा लोगों के पर्सनल ईगोस पे कि आप कैसे अपने पत्तों को खेलना चाहते हैं। दो चीजें, अगर कांग्रेस पार्टी, जैसे कि चांसेस हैं, तमाम सर्वेज आज की तारीख में कह रहे हैं, जब हम आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि कांग्रेस को एज है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उन परिस्थिति में अगर कांग्रेस की सरकार, पिछली बार भी क्या हुआ था 5 साल पहले, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, पर उसने जेडीएस को कहा कि आप कुमार स्वामी को आइए मुख्यमंत्री बनिए। अगर ये कांग्रेस बड़प्पन दिखाती है 24 के संदर्भ में कि हमारी सरकार भले ही बन गई, पर हम अब रेस में, दिल्ली की रेस में हमारा चेहरा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी खतरे में है, तो ऐसे में कौन होगा चेहरा? तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम पूरे विपक्ष के पीछे खड़े हुए हैं, पर हमारा अपना नेता नहीं होगा, बाकी सब लोग मिलकर तय कर लें, तो काफी काम आसान हो जाएगा। एक काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम जो कांग्रेस को करना पड़ेगा वो ये कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी तीसरे या चौथे पोजीशन पे होती है लड़ने में, जैसे दिल्ली में है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, पंजाब में त्रिकोणीय चतुर्कोणीय मुकाबला होता है, बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, इन जगहों पर कांग्रेस को अपने आप को पीछे खींचना होगा। स्थानीय पार्टियों को कहना होगा कि आप ज्यादा सीटों पर लड़े, जैसे बंगाल में ममता लीड पार्टी के तौर पर लड़े, यूपी में अखिलेश लीड पार्टी के तौर पर लड़े, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी लीड पार्टी के तौर पर लड़े, और कांग्रेस जो उसके गढ़ है
जैसे जहां पे सीधे मुकाबला है बीजेपी से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों, कर्नाटक, इन राज्यों में कांग्रेस कहेगी नहीं हम बड़ी पार्टी बनकर रहेंगे। अगर ये अंडरस्टैंडिंग मोटे तौर पर बन जाती है, जिसका जो मेरा हिसाब से फॉर्मूला है कि कांग्रेस को अपनी 200 सीटें पसंद कर लेनी चाहिए और 300 सीटें विरोधियों के लिए छोड़ देनी चाहिए, 300 साढ़े 300 सीटें, तभी मुकाबला आमने सामने का होगा और तभी नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को ये लोग परेशान कर पाएंगे। वरना सुमित जी, आप अपने शो खबरों के खिलाड़ी में कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे। मैंने भी एक रिपोर्ट दिखाई दर्शकों को। मुझे लगता है कि मिशन यूपीए 3, ये सिर्फ बात इतनी नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए, पहले तो यूपीए बनाना और फिर उसको सत्ता में लाने के प्रयास करना, ये ज्यादा बड़ा मिशन दिखाई दे रहा है। यूपीए 1, यूपीए 2, इसको आप बेहतर जानते समझते हैं। आपको लगता है कि ऐसे कोई हालात बन रहे हैं कि यूपीए 3 जैसे किसी मिशन पर अब कांग्रेस जुटे? देखिए, कांग्रेस को करना पड़ेगा। मैं यही बोलना चाह रहा था कि कांग्रेस को ये तय करना होगा कि उनका एजेंडा सकारात्मक है कि नकारात्मक है। मोदी हटाना नकारात्मक एजेंडा है। हमारी सरकार बने या अगर हम आएंगे तो हम ये सब करेंगे, वो सकारात्मक एजेंडा है। सकारात्मक एजेंडे के लिए आपको प्लान देना पड़ेगा। देश की जनता को पता होना चाहिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या क्या काम करने वाले हैं। तो यूपीए 3 जो भी पार्टियां इकट्ठी होंगी, उनको चुनावों के काफ़ी पहले अपना एजेंडा अनाउंस कर देना चाहिए, जिसका सकारात्मक मैसेज जाता है। जैसे किसानों के लिए, किसान बिल पर इतना प्रोटेस्ट हुआ 1.5 साल 2 साल पहले, उस पर इन पार्टियों की क्या राय है, अगर वो आएंगे तो वो लोग क्या करते हैं। जैसे बेरोजगारी का मामला, क्या करेंगे। अग्निवीर के मामले पर उन्होंने बहुत सरकार को घेरा है। क्या इस स्कीम को रिकॉल कर लिया जाएगा, क्या इसको बदल देंगे, उससे बेहतर कोई स्कीम लेकर आएंगे, क्या करेंगे। नौकरी का मामला, बेरोजगारी दूर करने जनता के को लिए, सीधे हिट करे ऐसे मुद्दों को क्या उठाना। आप ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी फ्री बीज बहुत अनाउंस की जा रही है चुनावों में कि हम इतना बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, या फिर महिलाओं को पेंशन या इस तरह की बात। बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को भत्ता, लड़कियों को भत्ता। अरे कहां से दोगे भत्ता? भत्ते के लिए पैसा कहां से आएगा? सवाल ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं प्रवीण तिवारी को या किसी भी XYZ आदमी को 1000 रुपए महीने का दे रहा हूं तो मैं फला जगह से 1000 रुपए बचा रहा हूं, वो आप बताते नहीं है, तो कैसे आप पे भरोसा करें। तो ये पॉजिटिव एजेंडा और एजेंडा को भरपाई कैसे किया जाएगा, ये जनता के सामने रखना होगा। नहीं तो बीजेपी के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें आप प्रवीण, चाहे वो हर घर जल की बात करें, चाहे वो मुफ्त का अनाज जो मिल रहा है उसकी बात करें, ये ऐसे आम आदमी के जुड़े हुए मामले हैं जो किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए भेद पाना आसान काम नहीं है। आम जनता के घरों में दाना पानी खाना पहुंच रहा है और ऐसे में आप उनको उससे बेहतर क्या दे सकते हैं, ये आपको तय करना होगा, आपको प्लान देना पड़ेगा। जनता के मुद्दों को सही तरीके से चुनना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर पहुंचना होगा और चेहरा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई पड़ती है जिसकी शुरुआत में सुमित जी ने बात की। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, क्या यूपीए 3 जैसा कोई मिशन कांग्रेस के जहन में हो सकता है? अगर है तो आपको क्या संभावनाएं लगती हैं कि किस तरह से विपक्षी एकता हो सकती है? इस पर अपनी टिप्पणियां जरूर करें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।